Hello students, welcome to Yachana Science classes. How are you all? I hope you all are fine. First of all, I want to welcome you in 11th class. If you opted for medical stream, it means you all are biology lover. You like biology. And today we are going to start our chapter number 1, the living world. First of all, you should know that what is biology. Biology पढ़ने जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि biology क्या है. Actually biology is the study of living things, जिसमें हम living things के बारे में पढ़ते हैं. Living things क्या होती हैं, क्या उनकी characteristics हैं, okay, क्या उनकी adaptations हैं. So biology is the story of life on earth. Life की story है, कब life आई, कैसे आई, पहले कौन आया, okay, तो ये biology है. चैप्टर 1 में हमने 4 चीज़ें पढ़नी है. व्हाट इज लिविंग, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स के बारे में, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ेंगे. आज हम ये 2 चीज़ें करने वाले हैं, बाकी को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. सो व्हाट इज लिविंग थिंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं लिविंग थिंग्स की कि लिविंग थिंग्स क्या होती है. फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकेंड रिप्रोडक्शन, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है तो वो लिविंग है मीन्स. थर्ड मेटाबॉलिज्म. फोर्थ इज सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस, अगर कोई कॉन्शियस है, होश में है तो वो लिविंग है. नेक्स्ट इज सेंस टू एनवायरमेंट, एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है तो लिविंग है. ये सब बातों को हम सुनते भी हैं कि वो लिविंग होता है, बट मेनली हमने 4 चीज़ें करनी है. GRMC क्या है? G ग्रोथ, R रिप्रोडक्शन, M मेटाबॉलिज्म एंड C कॉन्शियसनेस. These 4 things we are to discuss now. कि ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. क्लियर? वैसे तो ये चारों चीज़ें कोई नए वर्ड नहीं है तुम्हारे लिए, चारों तुमने वर्ड सुने हैं बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में. नॉट अ न्यू थिंग, बट वी आर टू डिस्कस दैम अगेन, क्योंकि भूल गए होगे तुम सब 9th 10th का. सो फर्स्ट थिंग इज ग्रोथ. व्हाट डू मीन बाय ग्रोथ? क्या लगता है तुम्हें? अगर कोई चीज़ साइज में इंक्रीज हो जाए तो वो ग्रोथ है. साइज में तो माउंटेन्स भी बढ़ती हैं, रेत के टीले होते हैं उन पे रेत जमा होता रहता है, वो भी बढ़ जाते हैं साइज में, तो क्या वो लिविंग है? नो, दैट इज नॉट लिविंग थिंग. ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स. सेल का साइज इंक्रीज हो जाए, उनका नंबर इंक्रीज हो जाए तो वो ग्रोथ है. बट जो हम रेत के टीले की, माउंटेन की बात कर रहे हैं, उनमें एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, ऊपर सैंड जमा होता चला जाता है, वो एक्सटर्नल ग्रोथ है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल ग्रोथ. अगर कोई इंटरनल ग्रोथ शो करता है तो वो लिविंग थिंग है. सो इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर. इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स. डिफाइनिंग फीचर्स मीन्स कि उनकी खास बात है, हर कोई लिविंग ये चीज शो करेगा ही करेगा, नो लिविंग बिल्कुल नहीं करेगा. ठीक है. सी मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही चीजें सेपरेट होती हैं. बोथ थिंग्स आर सेपरेट. मीन्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले ग्रोथ होती है, फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एक एज आती है रिप्रोडक्शन की. बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. मीन्स जब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो करता तो ग्रोथ है, अपने सेल का साइज बढ़ाता है, बट जैसे उसकी सेल का साइज बढ़ता है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, लाइक बाइनरी फिशन इन अमीबा. तो वो 2 में डिवाइड होता है, रिप्रोडक्शन भी हो जाता है. Cell division is a type of reproduction. Okay, so growth is a defining feature of living things. ये तुम्हें याद रखनी है. नेक्स्ट जो हमने कैरेक्टरिस्टिक करनी है लिविंग थिंग की वो है रिप्रोडक्शन. What is that? Reproduction.
नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इन 10th क्लास यू स्टडीड अबाउट अलॉट, पूरा एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन का. इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, process of formation of new individuals from existing one having more or less similar characters as those of parents. What do you understand by this term? Reproduction, पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग बनना, नई प्रोजेनी बनना, नई जनरेशन बनना, वो रिप्रोडक्शन है. और उस जो नई प्रोजेनी आएगी, नए ऑफस्प्रिंग आएंगे, उनके पास वही कैरेक्टर्स होंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे जो उनके पेरेंट्स के थे. दिस इज रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप है रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, जिसमें एक पेरेंट होता है, लाइक हाइड्रा, इसके अंदर बर्डिंग होती है, यीस्ट के अंदर बर्डिंग होती है, अमीबा के अंदर फिशन होता है, बाइनरी फिशन, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन होता है, मीन सिंगल इंडिविजुअल नई जनरेशन बनाता है, सिंगल पेरेंट नई जनरेशन बनाता है. नो गैमेट्स आर देयर, यहाँ पर कोई गैमेट भी नहीं होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ parents are involved, both male and female parents are involved, and it is the fusion of gametes. इसमें gametes का fusion होता है. But what do you think, अगर कोई reproduction नहीं करता तो क्या वो living नहीं है? क्या लगता है तुम्हें? अगर कोई reproduction नहीं करता है तो क्या वो living नहीं है? It is not there. For example, see, I'll rough this. Mule is there. Mule सबने सुना है. क्या होता है mule? खच्चर. वैष्णो देवी जाते हो वहां पर देखते हो ना खच्चर, है ना. म्यूल इज देयर. इट इज स्टीराइल ऑर्गेनिज्म. स्टीराइल ऑर्गेनिज्म वो होता है जो अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकता, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. ठीक है, तो क्या ये लिविंग नहीं है? इट इज लिविंग. हाउ इट इज फॉर्म्ड? कैसे बना फिर जब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा सकता? म्यूल इज फॉर्म्ड बाय फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी. मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के गैमेट्स लिए हमने, लैब में उनको फ्यूज कराया और म्यूल बनाया. तो ये म्यूल कैसा हुआ? हाइब्रिड, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड हुआ. इंटरस्पेसिफिक मीन्स 2 स्पीशीज के बीच में, एक हॉर्स की स्पीशीज, एक डंकी की स्पीशीज, दोनों के बीच में हमने ब्रीडिंग कराई, आर्टिफिशियल इट इज डन, देन म्यूल बनाया. अब उस म्यूल से नेक्स्ट और म्यूल नहीं बन पाएंगे, वो हमें जब भी बनाने होंगे ऐसे ही बनाएंगे. तो म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं करता, इट मीन्स इट इज नॉट लिविंग. इट इज लिविंग. बेशक से वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है. ऐसे एग्जाम्पल वर्क, जो बीज होती है, हनी बी होती है, उसके अंदर भी वर्कर बी स्टीराइल होती है, वो अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकती. इट मीन्स ये लिविंग नहीं है? बिल्कुल है लिविंग. ऐसे इनफर्टाइल कपल होते हैं. इनफर्टाइल कपल्स मीन्स जिनके बेचारों के बच्चे नहीं होते हैं, जो बेबीज पैदा नहीं कर सकते हैं, वो इनफर्टाइल कपल होते हैं. क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल लिविंग है. तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. ये कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो कोई वो लिविंग नहीं होगा. क्लियर? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट टू मेक द नोट्स. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक नाउ विल डू. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेटाबॉलिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म वर्ड तो तुमने बहुत बार सुना होगा, बट याद नहीं होगा कि क्या होता है. थर्ड इज मेटाबॉलिज्म. एज यू ऑल नो दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड. बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स की बनी होती है. अब तुम कहोगे कि हम तो कोई केमिकल खाते ही नहीं है, तो केमिकल कैसे आए बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, दीज ऑल आर केमिकल्स. ये सभी केमिकल्स हैं. हमारे बॉडी में केमिकल्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, इनकी सिंथेसिस होती रहती है, ब्रेक डाउन होता रहता है. तो ऐसी रिएक्शंस चलती रहती हैं बॉडी में. थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी. तो इन सभी रिएक्शंस के टोटल को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म. सो यू विल राइट अ सम टोटल ऑफ
metabolic reactions, sum total of metabolic reactions occurring in our body is called metabolism. इसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ठीक है. इट कैन बी ऑफ टू टाइप. वन इज एनाबॉलिज्म, सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म. ठीक है. एनाबॉलिज्म में तो किसी चीज की सिंथेसिस हो रही होगी, कोई चीज बन रही होगी, कोई कंपाउंड बन रहा होगा. और मेटाबॉलिज्म में कोई कंपाउंड, कोई भी चीज ब्रेक डाउन हो रही होगी. तो चीजों का बनना और टूटना क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग थिंग डू कर सकती हैं? मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता है, बट इट कैन टेक प्लेस इन लैब ऑल्सो. ओके, यू कैन राइट हियर दैट मेटाबॉलिज्म, or you write metabolic reactions can take place in cell free state also. Cell free state means बॉडी के बाहर भी हो सकती है. तो फिर ये लिविंग थिंग कैसे हुई? फिर तो लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे ना, वो तुम्हारी बॉडी के बाहर भी हो रही है, नॉन लिविंग जगह पे. तो व्हाट यू विल से दैट मेटाबॉलिज्म इनसाइड आवर बॉडी या इनसाइड सेल is defining property, or you will write cellular nature or cellular organization is defining property of living. कि जो ये सेलुलर नेचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी में जब ये हो रही है तो ये लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग फीचर, अदरवाइज इट इज नॉट. क्लियर? तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने लिविंग थिंग की कर ली है. फोर्थ जो प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग की वो है कॉन्शियसनेस. क्या है? कॉन्शियसनेस. फोर्थ प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस मीन्स कोई तुम्हें थप्पड़ मार के चला जाए, उसका रिप्लाई करोगे, पता चलेगा किसी ने मारा है, बट इसका मतलब हम लिविंग है. सेम थिंग प्लांट के साथ करते हैं. हम प्लांट को मार देते हैं, बोलोगे मैम प्लांट तो हमारे पीछे नहीं आता है मारने के लिए, रिप्लाई करने के लिए. क्या वो लिविंग नहीं है? वो लिविंग है, वो रिप्लाई करता है, बट वो अपनी लैंग्वेज में करता है, अपने तरीके से करता है, हमें नहीं पता चलता. ठीक है. तो कॉन्शियसनेस इट इज द सेंस ऑफ एनवायरमेंट, सेंस ऑफ एनवायरमेंट स्टिमुलाई. एनवायरमेंट से जो स्टिमुलाई, जो हमें मैसेज मिल रहा है उसको रिस्पॉन्स करना. सेंस ऑफ एनवायरमेंट स्टिमुलाई सच एज वो विच कैन बी, वो स्टिमुलाई कैसा हो सकता है? विच कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. वो स्टिमुलाई फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है या बायोलॉजिकल भी हो सकता है. ठीक है, समझ आ गया? ये कॉन्शियसनेस है. ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर टू देमसेल्फ. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर टू सराउंडिंग. सबको सराउंडिंग के बारे में पता है, सब अवेयर है सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है. बट ओनली ह्यूमन, इज ओनली ऑर्गेनिज्म, ये अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है. कैसा? हु इज अवेयर टू इटसेल्फ, हु इज अवेयर टू इटसेल्फ, जो खुद के साथ अवेयर है, खुद से अवेयर है. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस. सेल्फ कॉन्शियसनेस. नाउ व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस? खुद से अवेयर है, उसको पता है उसकी बॉडी में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कब चल रहा है. ऐसा कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है. तो कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग. इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग. अब कौन कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई? फर्स्ट इज इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ. सेकेंड वन इज consciousness, and third one is cellular organization,
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू कैन बी आज 4 प्रॉपर्टी दे देंगे इन तीनों से एक अलग कि इनमें से कौन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इन तीनों के अलावा कोई भी दी जाए वही नहीं है। क्लियर? तो लिविंग जो थिंग्स हैं उनकी सबकी हमने कैरेक्टरिस्टिक करी कि लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। नाउ वी विल डू टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स क्या है। सी, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हमें नाम पता है, बहुत सारे ऐसे जिनका नाम ही नहीं पता, बहुत सारे हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्कोप से दिखते हैं और बहुत सारे माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। तो 1.7 से 1.8 मिलियन ऐसी स्पीशीज हैं जिनको आज तक जाना गया है, पहचाना गया है, नाम दिया गया है। ठीक है? तो बाई चांस हम कहीं भी फॉरेस्ट में या कहीं भी घूम रहे हैं, ऐसे ही हमें कोई क्रिएचर दिख गया, तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है। उसकी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्रिएचर क्या है, ये ऑर्गेनिज्म क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, 4 उसके पैर हैं, 2 उसके पैर है, या 2 हाथ हैं, या फेस है, क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन है। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड थिंग नोमेनक्लेचर, फिर उसको नाम देते हैं, सी, हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से हम जानते हैं, लोकल नेम देते हैं। जैसे हमसे एक एग्जांपल टिड्डी का ले लेते हैं, ग्रास होपर है, कहीं उसको टिड्डी बोल रहे हैं, कहीं ग्रास होपर बोल रहे हैं, कहीं राम का घोड़ा बोल रहे हैं, कहीं राम की गाय बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है? अब इंग्लैंड में जाके तुम बोलोगे राम के घोड़ा है, उन्हें कुछ समझ आएगा? उन्हें तो राम भी नहीं पता है क्या है ना? तो ऐसा नाम दिया जाए कि हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, सब उस नाम को पहचाने, सब उस क्रिएचर को, ऑर्गेनिज्म को पहचाने कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो नोमेनक्लेचर है। सो नोमेनक्लेचर इज साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कॉर्न होती है ना, CORN, कॉर्न को इंग्लैंड में व्हीट बोला जाता है, USA में मेज बोला जाता है, स्कॉटलैंड जैसी जगह पर उसको ओट्स बोला जाता है। तो हमें ऐसा नाम नहीं देना है कि अलग अलग नामों से जाना जाए। अब इंग्लैंड में जाके हम कॉर्न मांगेंगे तो वो व्हीट देंगे, USA में जाके मांगेंगे तो वो मेज देंगे, स्कॉटलैंड में जाके मांगेंगे तो वो हमें ओट्स देंगे। ओके, तो इसीलिए साइंटिफिक नेमिंग करनी पड़ती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अब जो साइंटिफिक नेमिंग की गई वो इस तरह से की गई कि कोई भी साइंटिफिक नेम दिया जाएगा उसको 2 नाम दिए जाएंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज जेनरिक नेम, सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये रूल किसने बनाया? 2 कोड है, ICBN, ICZN। अब ये क्या चीज है? दिस इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN क्या है? इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सी, 2 सिस्टम बने हुए हैं, लाइक CBSE एक सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम है, HBSE सिस्टम है, BSEH सिस्टम, मीन्स ऐसे सिस्टम्स बने हुए हैं पर्टिकुलर काम करने के लिए। ऐसे ही प्लांट्स का नाम देने के लिए ICBN और एनिमल्स का नाम देने के लिए ICZN सिस्टम बनाया। इन्होंने इस सिस्टम बनाया कि 2 नाम दिए जाएंगे, 2 कंपोनेंट होंगे साइंटिफिक नेम के, एक जेनरिक नेम, एक स्पेसिफिक एपिथेट। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। And this system was given by the scientist Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus was a scientist who gave this system कि 2 नाम दिए जाएंगे। अब इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। अब उन रूल्स की बात करते हैं हम कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाएगा, कैसे नोमेनक्लेचर होगा। सी, क्या क्या रूल्स थे, फटाफट से करते हैं। फर्स्ट रूल वाज
कि जो नाम दिए जाएंगे, जेनरिक नेम जो होगा, जेनरिक नेम, इट विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और जो स्पीशीज नेम होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा, जो स्पीशीज नेम होगा, इट विल स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। देखो हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इंडियन स्पीशीज है इसलिए इंडिका। तो ये जेनरिक नेम है और ये साइंटिफिक नेम है, सॉरी स्पीशीज नेम है। सेकंड इज, अगर इनको प्रिंट किया जाता है, प्रिंटेड किया जाए, तो इसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, टेडी लैंग्वेज। अगर इसको रिटन फॉर्म में हाथ से लिखा जाएगा तो इसको अंडरलाइन करते हैं, जैसे कि मैंने अंडरलाइन किया है। फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होगा, इसका स्मॉल होगा, ये रूल्स दिए गए थे। थर्ड है, ये लेटिन लैंग्वेज में दिए जाते हैं। कैसी लैंग्वेज में? लेटिन, बिकॉज लेटिन इज डैड लैंग्वेज, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, डैड लैंग्वेज है, इसीलिए इनको इसमें देते हैं ना। ठीक है। अच्छा, कई बार ऑथर का नाम भी दे दिया जाता है कि ये जिस ऑथर ने डिस्क्राइब किया उसको, उसका नाम दे दो। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लीनियर, लीनियर मीन्स लीनियस, इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, लीनियर, लीनियस ने डिस्क्राइब किया इसलिए इसको मैंजीफेरा इंडिका लीनियर बोलते हैं। क्लियर? ये सब कुछ रूल्स हैं। मैंने स्मॉल यू कैन से कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एनसीईआरटी में इनको पूरी डिटेल में दिया है, यू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी प्रॉपरली। ओके, तो ये होता है नोमेनक्लेचर। अब हमने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी कर लिया, नोमेनक्लेचर, उसको नाम भी दे दिया। अब उसको क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफाई। थर्ड थिंग इज क्लासिफिकेशन। सी, मैंने तुम्हें बताया 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज है। अब हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पढ़ना इट नॉट इजी टास्क, ये बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पढ़ना। तो हम उनकी क्लासेस बना देते हैं कि ये एनिमल्स है, ये प्लांट्स है। एनिमल्स में भी ये मैमल्स हैं, ये बर्ड्स हैं, ये रेप्टाइल है, ये एम्फीबिया है। मैमल्स में भी ये प्राइमेट्स हैं, ये नॉन प्राइमेट्स हैं। ऐसे हम बहुत सारी क्लासिफिकेशन बना देते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए। अगर हम एक कैट को पढ़ लेते हैं तो मीन्स हमने मैमल को पढ़ लिया, अगर हम एक डॉग को पढ़ लेते हैं तो हमने मैमल को पढ़ लिया। तो ऐसे क्लासिफाई करते हैं हम ऑर्गेनिज्म को। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग organism in convenient categories, convenient categories based on some observable characters। कि ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरी में डिवाइड करना, कैटेगरी में ग्रुप कर देना उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर को देखे कि अरे हेयर है तो इन सबको इकट्ठे रख दो, इनके 4 हाथ पैर हैं तो इसको एक में रख दो, इसके विंग्स हैं तो इसको इस कैटेगरी में रख दो। मीन्स ऐसे कैटेगरीज बनाई गई है। और उन कैटेगरीज को, जो कैटेगरीज हमने बनाई हैं, उनका साइंटिफिक नेम है टैक्सा अगर ये प्लूरल है, और टैक्सोन अगर ये सिंगुलर है। क्लियर? सो दिस इज क्लासिफिकेशन। तो ये 3 स्टेप होते हैं। इन तीनों स्टेप को मिला के मीन्स आइडेंटिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन, इन तीनों चीजों को मिला के क्या बनता है? दिस ऑल थिंग्स मेक टैक्सोनॉमी। ये क्या है? टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यू राइट इट, इट इज द branch of biology which study theory and procedure। किसका थ्योरी और प्रोसीजर? आइडेंटिफिकेशन का, नोमेनक्लेचर का एंड क्लासिफिकेशन। क्लियर?
ये एक साइंस है जो थ्योरी भी करते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं। किसका? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? एक लास्ट थिंग बची है बस, फिर हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। आज के लिए हम फिर इतना ही करेंगे। एक लास्ट डेफिनेशन इज सिस्टेमैटिक्स। Systematics. Now what is this? It is the study of evolutionary relationship, study of evolutionary relationship between what categories? अलग अलग कैटेगरीज में क्या क्या इवोल्यूशन रिलेशनशिप है, कौन कैटेगरी पहले आई है, रेप्टाइल पहले आए हैं, बर्ड पहले आए हैं कि मैमल पहले आए हैं, पहले किसको पढ़ना है, उस सब की स्टडी को क्या बोलते हैं? सिस्टेमैटिक्स। इट डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज सिस्टमा। ये सिस्टमा से डिराइव है सिस्टेमैटिक्स। क्लियर? तो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। आई होप तुम्हें सब चीजें समझ आई होंगी। एनसीईआरटी से डिटेल में पढ़ना, वीडियो को प्रॉपर देखना, and please like, share and subscribe also my channel. I tried my best to clear the things for you and I hope कि तुमने बायोलॉजी लेके बहुत अच्छा किया है, तुम्हें सब चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। Thank you everybody.